नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नए और ज़रूरी कानूनी दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। यह है भारतीय न्याय संहिता 2023 और हमारे सामने है इसका सेक्शन 1, मतलब पहला खंड। हाँ बिल्कुल, पहला सेक्शन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया कानून ये है क्या असल में, कब से लागू होगा और सबसे ज़रूरी कि ये किन लोगों पर और कहाँ-कहाँ लागू होता है, मतलब इसका स्कोप क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहले सेक्शन को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या है। जरूर। ये जानना तो मतलब बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस नए कानून की पहुंच कितनी है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, जहां सीमाएं कई बार मतलब धुंधली सी हो जाती हैं। सही कहा। तो सबसे पहले इसका नाम, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 सीधा सीधा कहता है इसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। हाँ, नाम तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसके ठीक बाद सेक्शन 1(2) वो एक अहम बात बताता है। अच्छा, क्या? वो ये साफ करता है कि ये पूरा कोड, ये पूरा कानून एक साथ लागू नहीं होगा। ओ, एक साथ नहीं? नहीं, केंद्र सरकार बताएगी नोटिफिकेशन निकालकर कि ये कब से लागू होगा। अच्छा, तो सरकार तारीख बताएगी? हाँ, और ये भी हो सकता है कि इसके अलग अलग हिस्से, अलग अलग प्रोविजंस वो अलग अलग डेट्स पर लागू हों। ये तो इंटरेस्टिंग है, मतलब टुकड़ों में लागू हो सकता है। हाँ, फेज मैनर में। ये ध्यान रखने वाली बात है, शायद इसलिए ताकि सिस्टम को एडजस्ट करने का टाइम मिले। बिल्कुल, इतने बड़े बदलाव के लिए जो पुराने आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, तो ये जरूरी है कि पुलिस, वकील, कोर्ट्स सबको थोड़ा समय मिले। हाँ, वो तो है। इससे कंफ्यूजन कम होगा और लोग इसे बेहतर तरीके से अपना पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई लागू होने की बात। अब आते हैं इसके दायरे पर, मतलब ये लागू किस पर होगा, खासकर भारत के अंदर। सेक्शन 1(3) क्या कहता है? सेक्शन 1(3) कहता है कि हर व्यक्ति, हाँ, हर व्यक्ति जो इंडिया के अंदर इस कोड के खिलाफ कुछ करता है या कुछ नहीं करता जो उसे करना चाहिए था, मतलब कोई एक्ट या ओमिशन। हाँ, एक्ट या ओमिशन, तो उसे सजा इसी कोड के तहत मिलेगी और किसी तरह से नहीं। अच्छा, इसी कोड के तहत और अन्यथा नहीं। ये लाइन बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का मतलब है चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो। कोई विदेशी भी? कोई भी, अगर अपराध भारत की जमीन पर हुआ है तो ये कानून लागू होगा। तो जगह ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति की नागरिकता नहीं। भारत के अंदर के मामलों में। हाँ। और दूसरी बात, इसी कोड के तहत और अन्यथा नहीं, इसका मतलब है कि भारत में हुए अपराधों के लिए यही मेन क्रिमिनल लॉ होगा, प्राइमरी लॉ। हाँ, सजा इसी के हिसाब से तय होगी, किसी और पैरेलल लॉ के हिसाब से नहीं, जब तक कि कोई खास छूट न दी गई हो। ये क्लैरिटी देता है। ठीक है, ये तो हुई भारत के अंदर की बात। अब जो ज्यादा पेचीदा मामला है, भारत के बाहर हुए अपराध। हाँ, ये हमेशा से एक जटिल सवाल रहा है। तो सेक्शन 1(4) इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, सेक्शन 1(4) उन सिचुएशंस की बात करता है जहाँ किसी व्यक्ति पर भारत के किसी मौजूदा कानून के तहत इंडिया के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रावधान पहले से है। अच्छा। तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे मामलों में भी इस नए कोड के हिसाब से ही डील किया जाएगा, मानो वो अपराध इंडिया में ही हुआ हो। तो ये पुराने कानूनों के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को इस नए कोड से जोड़ रहा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का ब्रिज है। लेकिन सेक्शन 1(5) इसे और ज्यादा खोलता है और साफ करता है। अच्छा, सेक्शन 1(5) में क्या है? सेक्शन 1(5) 3 खास तरह की सिचुएशंस बताता है जहां ये कोड भारत के बाहर भी लागू होगा। 3 कौन कौन सी? पहली, कोई भी भारतीय नागरिक अगर वो इंडिया के बाहर कहीं भी, दुनिया में कहीं भी, हाँ कहीं भी, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो इस कोड के हिसाब से जुर्म है, तो उस पर इंडिया में केस चल सकता है। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन मान लीजिए कनाडा में कोई फ्रॉड करता है जो यहाँ अपराध है, तो इंडिया में केस हो सकता है। हाँ, इस प्रावधान के हिसाब से हो सकता है। यहाँ नागरिकता की वजह से कानून लागू हो रहा है। ये तो बड़ी बात है, मतलब भारतीय नागरिक कहीं भी रहें, उन्हें भारतीय कानून का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, हाँ, तो उस शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर, कोई भी, हाँ कोई भी, अगर वो उस शिप या प्लेन पर कोई अपराध करता है, चाहे वो शिप या प्लेन उस वक्त दुनिया में कहीं भी हो। अच्छा, तो अगर कोई इंडियन रजिस्टर्ड शिप अटलांटिक ओशन में है और उस पर मान लीजिए 2 फ्रेंच नागरिक लड़ पड़ते हैं जो यहाँ असॉल्ट माना जाता है, तो उन पर इंडिया में केस चल सकता है। इस सेक्शन के मुताबिक तो हाँ, ऐसा मुमकिन लगता है। यहाँ शिप या प्लेन की रजिस्ट्री देखी जाती है,
व्यक्ति की नागरिकता नहीं। ये तो मैरीटाइम और एविएशन लॉ जैसा हुआ। हाँ, ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरी और शायद आज के जमाने में सबसे अहम सिचुएशन, वो क्या है? वो कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर कहीं भी है। कहीं भी मतलब किसी भी देश में? हाँ, और वो किसी भी देश का नागरिक हो। अगर वो व्यक्ति इंडिया में मौजूद किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई अपराध करता है। अरे वाह, कंप्यूटर रिसोर्स मतलब इंडिया में रखा कोई सर्वर, कोई कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा। तो अगर कोई हैकर मान लीजिए किसी दूसरे देश में बैठकर इंडिया की किसी बैंक सर्वर को हैक करता है, हाँ, या सरकारी वेबसाइट को डाउन करता है, बिल्कुल, तो उस हैकर पर, चाहे वो किसी भी देश का हो, इंडिया में इस नए कोड के तहत केस चल सकता है, भले ही वो कभी इंडिया आया भी ना हो। जी हाँ, इस प्रावधान का मतलब यही निकल रहा है। ये साइबर क्राइम के बॉर्डरलेस नेचर को सीधे सीधे एड्रेस कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे खतरा कहीं से भी आ रहा हो। ये तो मतलब कानून को फिजिकल बाउंड्री से निकालकर साइबर स्पेस में ले आया। सही कहा। ये एक तरह का इफेक्ट्स डॉक्ट्रिन है, जहाँ जुर्म का असर हो रहा है वहाँ का कानून लागू होगा। अच्छा, ये कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आता है? क्या इसमें मोबाइल फोन भी शामिल है? देखिए, इसकी परिभाषा तो शायद आईटी एक्ट जैसे कानूनों से लेनी होगी, लेकिन आमतौर पर ये बहुत व्यापक होती है। इसमें कंप्यूटर, सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, सॉफ्टवेयर सब आ सकता है। तो हाँ, लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर सब पर असर हो सकता है। समझ गया। और सेक्शन 1 में एक स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन अपराध शब्द को इस बाहरी दायरे के संदर्भ में और साफ करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि इस सेक्शन के लिए अपराध का मतलब भारत के बाहर किया गया हर वो काम है जो अगर इंडिया में किया जाता तो इस कोड के तहत सजा योग्य होता। अच्छा, मतलब ये पक्का करता है कि अगर कोई काम बाहर जुर्म नहीं है पर इंडिया में है और वो सेक्शन 1(5) की शर्तों में आता है तो भी ये कोड लागू हो सकता है। और इसे समझाने के लिए एक उदाहरण इलिस्ट्रेशन भी दिया है। हाँ, वो इलिस्ट्रेशन काफी मददगार है। क्या है वो उदाहरण? वो कहता है कि क एक भारतीय नागरिक है, वो भारत के बाहर मान लीजिए युगांडा में मर्डर करता है, तो क पर इंडिया में जहां में वो मिलता है मर्डर का केस चलाया जा सकता है और उसे सजा भी दी जा सकती है। ये तो सेक्शन 1(5) क वाली बात को बिल्कुल साफ कर देता है। हाँ, कि भारतीय नागरिक बाहर अपराध करे तो इंडिया में ट्रायल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये तो एक बहुत बड़ा जाल बुनता है। इंडिया के अंदर हर कोई, हाँ, और इंडिया के बाहर भारतीय नागरिक, हाँ, भारतीय जहाजों या प्लेन पर कोई भी व्यक्ति, और दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति जो इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स पर अटैक करे। सही। ये तो काफी बड़ा दायरा है, लेकिन क्या इसमें कोई लूप होल्स हैं या कोई ऐसी जगह जहां ये जानबूझकर लागू नहीं होता? सेक्शन 1(6) शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, हर कानून की कुछ सीमाएं होती हैं। सेक्शन 1(6) कुछ खास एक्सेप्शंस बताता है। क्या है वो? ये कहता है कि इस कोड की कोई भी बात दो तरह के कानूनों पर असर नहीं डालेगी। अच्छा, कौन से? पहला, जो कानून भारत सरकार की सेवा में लगे ऑफिसर्स, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों के विद्रोह यानी म्यूटिनी, हाँ, बगावत, और भगोड़ेपन मतलब डिजर्शन को सजा देने के लिए बने हैं। मतलब आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। हाँ, जो मिलिट्री लॉज इन खास मिलिट्री अपराधों से डील करते हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। ये नया कोड उनमें दखल नहीं देगा। ये तो समझ आता है, सेना का अपना डिसिप्लिन होता है। और दूसरा एक्सेप्शन? दूसरा एक्सेप्शन है विशेष कानून यानी स्पेशल लॉ, और स्थानीय कानून यानी लोकल लॉ के प्रावधानों के लिए। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। हाँ, स्पेशल लॉ वो होता है जो किसी खास सब्जेक्ट पे लागू होता है, जैसे ड्रग्स के लिए NDPS एक्ट, और लोकल लॉ वो जो इंडिया के किसी खास हिस्से में लागू होता है। तो सेक्शन 1(6) कहता है कि अगर किसी खास मुद्दे या इलाके के लिए पहले से कोई स्पेशल या लोकल कानून है तो BNS के नियम उस कानून को खत्म या प्रभावित नहीं करेंगे जब तक कि BNS में ही ऐसा ना लिखा हो। तो अगर किसी स्टेट का अपना कोई खास कानून है, जैसे महाराष्ट्र का MCOA है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, तो वो चलता रहेगा? सामान्य नियम तो यही है कि स्पेशल लॉ जनरल लॉ से ऊपर होता है। अच्छा। सेक्शन 1(6) उसी प्रिंसिपल को मानता है। ये पक्का करता है कि खास हालात के लिए बने कानून बने रहें और BNS एक जनरल क्रिमिनल कोड की तरह काम करे। ठीक है, ये भी साफ हुआ। हाँ, हालांकि ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग कानूनों में तालमेल कैसे बैठेगा आगे चलकर। बिल्कुल, तो मुझे लगता है हमने सेक्शन 1 के सारे अहम हिस्सों को ठीक से देख लिया है। अगर हम इसे अब संक्षेप में मतलब समराइज करें तो मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? हाँ, जरूर। मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य बातें हैं। बताइए। 1, नया नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक।
2, ये फेज में लागू होगा, एक साथ नहीं, सरकार डेट्स बताएगी। 3, इंडिया के अंदर इसका दायरा बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति पर लागू, नागरिकता का भेद नहीं, और यही प्राइमरी क्रिमिनल लॉ होगा। 4, इसका दायरा इंडिया के बाहर भी फैला है, भारतीय नागरिकों पर, भारतीय शिपलिन पर मौजूद लोगों पर, और खास तौर पर इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज पर हमला करने वालों पर। ये चौथा पॉइंट बहुत अहम है। हाँ, और 5वां, इसके कुछ खास एक्सेप्शंस है, मिलिट्री के म्यूटिनीज और डिजर्शन वाले अपराधों के लिए और स्पेशल या लोकल कानूनों के लिए। ये बहुत अच्छा सारांश है। मतलब ये पहला सेक्शन वाकई इस पूरे नए कानून की नींव रख रहा है। बिल्कुल। ये बता रहा है कि ये कहां तक जाएगा और किन पर लागू होगा। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रही है वो है डिजिटल दुनिया को लेकर इसकी स्पष्टता। हाँ, वो साफ तौर पर दिखता है। ऐसा लगता है कि इसे बनाते वक्त भविष्य की चुनौतियों का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन की सीमाओं की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये डिजिटल सीमाओं की भी बात कर रहा है, जो आज की हकीकत है। इसने कानून के ट्रेडिशनल दायरे को आज के हिसाब से अपडेट किया है। सही कहा। और यहीं से वो सोचने वाली बात भी निकलती है जिस पर हमने थोड़ी बात की थी। हाँ, वो प्रैक्टिकल सवाल कि ये जो बाहरी दायरा है, खासकर वो सेक्शन 15G वाला, कंप्यूटर रिसोर्स वाला। हाँ, कि विदेश में बैठा कोई व्यक्ति इंडिया के कंप्यूटर पर अटैक करे, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। लगता तो है, लेकिन सवाल ये है कि इसे लागू कैसे करेंगे, एनफोर्समेंट कैसे होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए पता चल गया कि हैकर फलां देश में है, अब उसे इंडिया लाकर केस कैसे चलाएंगे? इसके लिए तो बहुत मजबूत इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होगा। हाँ, देशों के बीच संधियां, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। और अगर उस देश से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है या कोई संधि ही नहीं है, तब ये प्रावधान शायद कागज पर ही रह जाए। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। इस सेक्शन में इसका जिक्र नहीं है, पर यह इससे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कानून बनाने की बात नहीं है, उसे असल में लागू कर पाने की क्षमता की भी बात है। ये डिजिटल सॉवरेनिटी, साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग, डेटा शेयरिंग, ऐसे कई मुश्किल सवाल खड़े करता है। तो ये पहला सेक्शन नींव तो रखता है, पर साथ ही भविष्य के लिए कई अहम सवाल और चुनौतियां भी सामने लाता है। हाँ, खासकर इसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिजिटल पहलुओं को लागू करने को लेकर। तो ये बस शुरुआत है, देखना होगा कि असलियत में ये चीजें कितनी कारगर साबित होती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे भी ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से।